और अब हम हमारे बीच सुप्रसिद्ध साहित्यकार और कोलकाता में हिंदी की प्राध्यापक और हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता दुबे जी जुड़ी हुई हैं। मैं गीता दीदी से आग्रह करूंगा वो आए और अपनी बात रखें। डॉक्टर गीता दुबे। नमस्कार, आप सबको मेरा नमस्कार। और मैं इस वेबिनार, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सुधांशु? तो मैं इस वेबिनार के आयोजकों ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा एवं बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, इन दोनों संस्थानों के अधिकारियों, पदाधिकारियों एवं विशेष रूप से इस कार्यक्रम के संयोजक सुधांशु को धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि इतने बड़े बड़े विद्वानों के बीच में आकर के मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिला। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, आप लोगों को सुनते हुए मैं मंत्रमुग्ध थी। इतने विद्वान लोग यहाँ बोल रहे हैं और उसके बीच में आकर के अपनी बात रखना धृष्टता होगी, फिर भी मैं ये धृष्टता कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये जो विषय है कोरोना का शिक्षा और समाज पर प्रभाव, तो इस महामारी के बारे में हमने भी बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ जाना, और ऐसा नहीं है कि जिस महामारी का सामना हम आज कर रहे हैं वह इतिहास में पहली मर्तबा घटित हुई है। इसके पहले भी तकरीबन 100 वर्षों के अंतराल पर, जैसा कि हमने विभिन्न समाचार माध्यमों के द्वारा जाना, इस तरह की महामारियां घटित होती आई हैं। एक बड़ी जनसंख्या नष्ट होती है, लोगों का जीवन खतरे में पड़ता है, आर्थिक समस्याएं आती हैं, और इसके बाद हम फिर से पुनर्जीवित हो उठते हैं। उस महामारी से, इस प्राकृतिक आपदा से सीख लेकर के हम फिर से अपनी जिंदगी को सिलसिलेवार ढंग से जीने लगते हैं। लेकिन अभी मैंने एक शब्द कहा, सीख लेकर के, लेकिन क्या सच में हम सीख लेते हैं? जब हम किसी संकट में होते हैं तो हम बहुत सारे प्रण करते हैं, और जैसे ही हमारा वह संकट काल समाप्त होता है और हमारा जीवन पटरी पर लौट आता है तो हम अपने उन तमाम प्रणों को विस्मृत कर देते हैं। आइए, अगर हम ये शपथ ले पाए, अगर हम ये प्रण कर पाए कि इस दौरान हमने जो कुछ सीखा, यानी इतिहास ने, प्रकृति ने हमें जो सबक सिखाया, क्योंकि हम शिक्षा की पर बात कर रहे हैं, और शिक्षा पर बात करते हुए इस आपदा से प्राप्त की हुई शिक्षा को अगर हम विस्मृत कर देंगे तो हमने जो कुछ भी लड़ाई की, जो कुछ सीखा, वो सच में व्यर्थ हो जाएगा। अब मैं आती हूँ शिक्षा पर। शिक्षा की बात जब हम करते हैं तो पहला प्रश्न ये उठता है कि हम शिक्षा से क्या समझते हैं? क्या सिर्फ महाविद्यालयों, विद्यालयों या विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा, या सामान्य शिक्षा जो कि हम हर पल सीखते हैं, जो कि हम आज भी सीख रहे हैं, जो कि हम घर पे रहते हुए भी सीख सकते हैं? किसी दौर में अभी हमने महात्मा गांधी के हिंद स्वराज की बात कही, सुनी है, तो उन्हीं गांधी जी को स्मरण करते हुए मैं कहूंगी कि उन्होंने एक प्रायोगिक शिक्षा की बात भी की थी। जब हम अपने सामान्य जीवन के कार्यों का संपादन करते हुए बहुत कुछ सीख लेते हैं, और इसी के साथ मैं कहूंगी कि हो सकता है हमारे स्कूलों, कॉलेजों की शिक्षा पद्धति जो है, शिक्षा व्यवस्था जो है, वह थोड़ी सी इस दौरान बाधित जरूर हुई है, लेकिन जो सीखने का सिलसिला था वह अभी भी ज्यों का त्यों जारी है। हम लोग हर दिन, हर क्षण कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। हमारे जो बच्चे अपना सारा समय स्कूल कॉलेज में गुजारते थे, वह अपने घर पर रहते हुए पाक कला सीख रहे हैं, वह अपने भूले बिसरे रेखांकन की कला को पुनर्जीवित कर रहे हैं, आवृत्ति की कलाएं सीख रहे हैं, और माता पिता के साथ समय गुजारते हुए बहुत सारी ऐसी बातें सीखने का उनको अवसर मिलता था जो कि इस डिग्री की शिक्षा की आपाधापी में वह सीखने से रह जाती थी। अर्थात शिक्षा का जो हम ये बात कर रहे हैं कि विद्यार्थी संकट में है, निसंदेह जो हमारी डिग्री वाली शिक्षा है वह निसंदेह संकट में है, क्योंकि इस कोरोना के समय ही हमने सीखा कि दो हमारे समाज में जो हमारी जो चीजें हैं,
जो वस्तुएं हैं उनकी दो श्रेणियां हैं। पहली एसेंशियल अर्थात आवश्यक, और दूसरी नॉन एसेंशियल अर्थात जो उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, गैर आवश्यक, गैर जरूरी। और शिक्षा, माफ कीजिएगा, उसी नॉन एसेंशियल की श्रेणी में आती है। मैं बंगाल में रहती हूँ, मैं यहाँ की बात करूं तो 16 मार्च से यहाँ के स्कूल कॉलेज बंद हो गए। तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं, 6ठा महीना आरंभ हो चुका है, और अभी भी इसकी संभावना कम ही है कि स्कूल कॉलेज दोबारा खुलेंगे। एक बात मैं और आपको याद दिलाऊं, मैं 5 महीने पहले ले चलूं आपको, कि उस दौरान स्कूलों में परीक्षाएं हो रही थी, 10वीं की, 12वीं की, विभिन्न बोर्ड की परीक्षाएं हो रही थी, और हम अपने बच्चों को परीक्षा देने के लिए भेज रहे थे, इस आशंका के साथ भेज रहे थे कि चलो कहीं उन्हें कुछ हो नहीं जाए। और इस आशंका के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे मन में शायद ये भरोसे का भाव भी था कि ये वायरस भारत में उतना अधिक नहीं फैलेगा। आज जब 5 साल पहले, 5 महीने पहले के समय को याद करते हुए आज जब हम सोचते हैं, तो हम देखेंगे कि सारी हमारी जो आशंकाएं थी वो आज बिल्कुल सही साबित हो गई है। वो वायरस पूरी तरह से फैल चुका है और उसने हमारी जीवन पद्धति को बदल के रख दिया है। अब हम आए कि स्कूल कॉलेज में अभी ऑनलाइन शिक्षा को लेकर के बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं एक एक करके उन पर नहीं जाऊंगी, लेकिन संक्षेप में अपनी बात रखूंगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बड़े गर्व से यह घोषणा की कि इंडिया डिजिटल हो गया है। लेकिन इसी डिजिटल इंडिया में रहते हुए हम देखते हैं, जब समाचार पत्र में खबरें पढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति ने अपनी गाय बेच दी। क्यों बेच दी? ताकि वो अपने बच्चे के लिए मोबाइल ले सके, ताकि उसका बच्चा ऑनलाइन क्लास कर सके। एक लड़की आत्महत्या कर लेती है, क्यों करती है? क्योंकि वह अपनी सहपाठियों के साथ ऑनलाइन कक्षाओं में सहभागिता नहीं कर पा रही है। उससे जो एक निम्नता बोध, एक हीनता बोध जो उसके मन में जन्म ले रहा है, वो उसे आत्महत्या की ओर ढकेल रहा है। यानी हमने ऑनलाइन शिक्षा को सुलभ बनाया, और बहुत बुरी चीज ये नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। आज अगर ये ऑनलाइन व्यवस्था न होती तो हम और आप जो आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, शायद ये संभव नहीं हो पाता। लेकिन आप इसकी सीमाओं को भी देखिए। मैं इसी वेबिनार या सेमिनार की बात करूं तो ये 11 बजे शुरू होकर के 3 बजे खत्म होने वाला है, यानी 4 घंटे का समय है। और हम सभी के पास, जो सामान्य लोग हैं, उनके पास 1.5 GB डेटा होता है। हम कई बार कक्षाओं में होते हैं और हमारा डेटा खत्म हो जाता है और हम अपनी बात समाप्त नहीं कर पाते। हमारे विद्यार्थी बहुत सारी चीजें नोट करने से छूट जाती हैं। हर किसी के घर में वाईफाई नहीं है, हर किसी के घर में ई पाठशालाओं का भी एक विकल्प है, लेकिन शायद परिवार के जो दूसरे लोग हैं, जिस समय ई पाठशालाएं चल रही होती हैं, उन्हें अपने आप को व्यस्त करने के लिए मनोरंजन का सहारा भी लेना है। और इसी के साथ, इसी शिक्षा व्यवस्था के साथ एक जो बड़ी चुनौती आई है वो अध्यापकों की चुनौती है। चूंकि मैं अध्यापक हूं, इसलिए अध्यापक की दृष्टि से भी मैं अपनी बात रखूंगी। हम लोगों ने जिस दौर में पढ़ना सीखा, हमारी कंप्यूटर पर निर्भरता कम थी, हमने सीखा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे हमने अपने आप को इस तरह से सक्षम बनाया कि हम चीजों को सीख ले। लेकिन जैसे ही बात आई कि हमें ऑनलाइन कक्षाएं लेनी होंगी, हम बेहद घबराहट की स्थिति में थे। फिर हमने धीरे धीरे तकनीक को सीखा और हम सक्षम हुए कि चलो भाई ठीक है, हम कक्षाएं ले पाएंगे। लेकिन इन कक्षाओं में जो सुनने वाले हमारे छात्र थे, उन सभी के पास क्या यह व्यवस्था है कि वो इन कक्षाओं में भाग ले पाए, या फिर यह कक्षाएं क्या विकल्प हो सकती हैं? अभी मुझसे काफी पहले कुसुम कुमारी जी बोल रही थी और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमें इस ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प जो है वो छोड़ना नहीं है। शायद आने वाले समय में या अगला साल पूरा इसी के बलबूते निकल जाएगा, लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा बदलाव करने की भी जरूरत है। जैसे जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं और संस्थानों की बात कर रहे हैं, तो 2 संस्थान हमारे सामने, मैं फिर से आऊंगी कि 2 श्रेणियां हमारे सामने हैं, एक है सरकारी और दूसरी है गैर सरकारी। सरकारी स्कूलों में या महाविद्यालयों में क्या ऑनलाइन शिक्षा उसी तरह से जारी है जिस तरह से गैर सरकारी स्कूलों या महाविद्यालयों में दी जा रही है? बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं, क्या वहां उसी तरह से पढ़ाया जा रहा है?
मैं बंगाल में रहती हूँ, फिर से दोहरा रही हूँ, और बंगाल ने कोरोना काल में आम्फान तूफान का कहर झेला है। और इस आम्फान तूफान ने हफ्तों 15 दिन तक तकनीकी सुविधा को ध्वस्त करके रख दिया था। हफ्ते 10 दिन तक लोगों के घर में बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, लोग सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर रहे थे। और इस दौरान तमाम सरकारी स्कूलों में पानी भर गया था, जहां पर शिक्षा किसी तरह से आप ऑनलाइन भी जो आप शुरुआत करेंगे, कहां से करेंगे? क्योंकि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे शायद इसलिए भी आते हैं कि वहां पर मिड डे मील मिलता है। और वो तमाम सरकारी विद्यालय जो हैं अभी फिलहाल महीने में 1 या 2 दिन खुल रहे हैं, सिर्फ मिड डे मील के वितरण के लिए खुल रहे हैं। और दूसरी ओर जो गैर सरकारी या प्राइवेट संस्थान हैं, वहां पर जो शिक्षा दी जा रही है ऑनलाइन, उसकी व्यवस्था इस प्रकार की है कि जिस तरह स्कूल चलता है, भले ही हमारे शिक्षा विभाग ने या फिर मानव संसाधन मंत्रालय से जो सूचना आई है उसके अनुसार आप 8वीं कक्षा के बाद 3 से अधिक कक्षाएं एक दिन में नहीं ले सकते, लेकिन इन सब के बावजूद बहुत सारे गैर सरकारी स्कूलों में उसी तरह से शिक्षा दी जा रही है जिस तरह से स्कूलों में दी जाती है। अर्थात पूरे उस रूटीन का अनुकरण करते हुए आपको बैठे रहना है, बच्चों को बैठे रहना है और उन्हें सीखना है। तो इस प्रक्रिया में वह कितना सीख पाएंगे और कितना नहीं सीख पाएंगे। और इसी के साथ एक सबसे बड़ा और अहम मुद्दा जो है वह है फीस का मुद्दा। बहुत सारे बच्चे जिनके माता पिता फीस चुकाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं या नामी गिरामी स्कूलों की फीस तयशुदा समय तक नहीं रख पा रहे हैं, उन्हें उन ऑनलाइन कक्षाओं से बाहर निकाल दिया जा रहा है। आप सोचिए कि कैसी मनस्थिति का निर्माण होता है, बच्चा किस निराशा के गर्त में डूबता है, माता पिता को कैसी शर्म का सामना करना पड़ता है कि जब शिक्षा का अधिकार हमारे देश में कानून है कि शिक्षा का अधिकार सबको है, लेकिन धीरे धीरे हम जिस तरह शिक्षा के निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, वहां शायद आने वाले समय में अगर ऑनलाइन शिक्षा एक विकल्प भी होगी तो इसके लिए निश्चित तौर पर हमें मोटी रकम चुकानी होगी, इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जो परीक्षाएं हो रही हैं, लगातार ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि अमुक परीक्षा होगी, या फिर मैं इसे भ्रम भी नहीं कहूंगी, सूचनाएं आ रही हैं समाचार पत्रों में, विभिन्न सूचना प्लेटफॉर्म पर, और विद्यार्थी इसके खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं क्योंकि उनका अधिकार है। आप सोचिए कि ऐसे दौर में जहां हर दिन संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है, उस दौर में परीक्षाओं को आयोजित करना कौन सी सनक है? आप भले ये कहते रहें कि हम इसे 0 शिक्षा वर्ष नहीं होने देंगे, 0 डिग्री ईयर हम इसे घोषित नहीं होने देंगे, हम परीक्षाएं लेंगे, तो क्यों ना हम ऑनलाइन परीक्षाओं का विकल्प तलाशें। लेकिन फिर वही सवाल है कि जैसे ही हम ऑनलाइन परीक्षाओं के विकल्प पर आते हैं, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति तक तकनीक की पहुंच हो। तो फिलहाल हमारी शिक्षा व्यवस्था को उसी दौर में लौटना पड़ेगा। मुझे जो लगता है कि उसी दौर में लौटना पड़ेगा जिस दौर की ओर महात्मा गांधी ने यह संकेत किया था कि हम सीखें, भले ही हमें इसलिए 0 डिग्री वर्ष घोषित करना पड़े, भले ही हमारे पास 1 साल हमारा जाया चला जाए। हमारी ये कौन सी सनक है कि हमारा 1 साल जाया नहीं जाना चाहिए? हर कीमत पर हमें इस साल को अपने खाते में डालना ही डालना है, हमारा समय व्यर्थ ना हो। बीएड की एंट्रेंस परीक्षा के दौरान हमने नेट पर देखा कि किस तरह की भीड़ लगी हुई थी, तो क्या उससे कोरोना का संक्रमण नहीं बढ़ रहा है? कई जगहों पर अमेरिका में स्कूल खोले गए, उसके बाद उसे बंद कर दिया गया। हमारे बंगाल में एक विद्यालय खोल लिया गया, बाद में जब सरकारी दबाव पड़ा तो वो बंद कर दिया गया। तो फिलहाल हमारे सामने जो चुनौतियां हैं कि निश्चित तौर पर जिन बच्चों तक तकनीक की पहुंच है, उन्हें इस ऑनलाइन शिक्षा की गतिविधि में शामिल किया जाए और उन्हीं से यह उम्मीद भी जताई जाए कि जो बच्चे उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जब स्कूल कॉलेज खुलें तो वह उस नोट्स को, उस सामग्री को प्राप्त करने की कोशिश करें। दूसरी बात है कि जब विद्यार्थियों के पास तकनीक की सुविधा नहीं है, लेकिन अध्यापकों को तो शिक्षा देनी ही है, तो अध्यापक, कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चों को इतना ज्यादा असाइनमेंट दे दिया जाता है कि मैं उनकी ओर से भी अपनी बात रख रही हूँ कि वो उसे पूरा कर पाने में अक्षम प्रतीत होती है।
तो असाइनमेंट देने की बजाय क्यों ना हफ्ते में एक दिन ऑनलाइन क्लास हो या एक दिन में एक ऑनलाइन क्लास हो और उसमें विद्यार्थियों को उन पुस्तकों के बारे में बताया जाए, जिसे अगर वो उपलब्ध कर पाए तो पढ़ें, या ऑनलाइन उन्हें उपलब्ध हो तो पढ़ें, या कहीं से मंगवा पाए तो पढ़ें। क्यों ना उन्हें किस्से कहानियों के माध्यम से प्रेरित किया जाए। उनके बीच में कुछ दूसरी स्वस्थ प्रतियोगिताओं का आयोजन हो, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा जो संकट है वो मानसिक धैर्य को बनाए रखने का संकट है। और जब हम इस तरह की शिक्षा की बात करते हैं, फिर से मैं मुश्किलों पर थोड़ा सा लौटूं, तो कई बार कई लोगों के पास, मान लीजिए कि परिवार में एक स्मार्टफोन है, लेकिन उनके पास कमरा एक ही है, क्लास भी चल रही है, खाना भी बन रहा है, बातचीत भी हो रही है, इसके बीच में भी शिक्षा बाधित होती है। तो हमारी बहुत सारी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से हमें इसके बीच में जूझना है। इसलिए जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ पा रहे हैं या जो अध्यापक ऑनलाइन पढ़ा पा रहे हैं, वह तो निश्चित तौर पर शिक्षा को जारी रखेंगे, शिक्षा के इस क्रम को जारी रखेंगे और कठिनाइयों में से निकलने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन जिनके लिए ये संभव नहीं है, सबसे बड़ी मुश्किल उनके सामने खड़ी हो रही है। उन्हें हमें मानसिक संबल प्रदान करना है, उनके लिए परिवार को खड़ा होना है, परिवार को उन्हें समझाने की कोशिश करनी है। लेकिन हमारे यहाँ परिवार जो है वो नंबरों की दौड़ में विश्वास रखने वाले जो परिवार होते हैं कि हमारा बच्चा जो हो सर्वोत्तम हो। मुझे इस कथाकार संजीव की एक कहानी याद आ रही है, ब्लैक होल कहानी है, जिसमें एक माँ अपने बेटे को प्रतियोगिता में प्रथम लाने के लिए, कक्षा में प्रथम लाने के लिए इतने अधिक मानसिक दबाव के बीच में बड़ा करती है कि वह अंततः मृत्यु का शिकार होता है। तो कहीं इस कोरोना काल में भी हम अपने नौनिहालों को या देश के भविष्यों को उस मानसिक संकट या दबाव में तो नहीं डाल रहे हैं। भले ही वह ऑनलाइन कक्षाओं के असाइनमेंट को या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पूरा करने का दबाव हो, परीक्षाओं में शामिल होने का दबाव हो, या फिर अन्य तमाम तरह के प्रतियोगी दबाव हो, क्योंकि जीवन रहेगा तो प्रतियोगिताएं रहेंगी। हम बचेंगे तभी रचेंगे, और हम फिलहाल लड़ेंगे तभी बचेंगे। हमारे सामने संकट शारीरिक और मानसिक परेशानियों से जूझने का है, उससे उबरने का है, और इस दौर में शिक्षकों की बड़ी भूमिका है। शिक्षकों की ही नहीं बड़ी भूमिका है, परिवार के हर व्यक्ति को, समाज के हर व्यक्ति को ये समझ लेना है कि भले ही वो शिक्षक ना हो, लेकिन उन्हें अपने जीवन से प्राप्त मूल्यों की शिक्षा को अगली पीढ़ी तक प्रवाहित करना है। उन्हें वो हौसला देना है जिससे वो कह सकें। मुझे एक शायर की पंक्तियां याद आ रही हैं, हमने बना लिया है नया फिर से आसियां, जाओ ये बात फिर किसी तूफान से कह दो। अर्थात जितनी बार हम उजड़ेंगे, जितनी बार हम बर्बाद होंगे, उतनी बार फिर हम अपने आशियाने को बनाएंगे। तो अगर एक आम व्यक्ति में यह संबल हो सकता है, तो फिर पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोगों में क्यों नहीं हो सकता है। तो इस समय हमें ठहर कर पुनर्विचार करने की जरूरत है कि हम डिग्री को बहुत आवश्यक न माने। डिग्री अगर 1 साल देरी से भी मिलती है तो कोई बात नहीं, जिंदगी पड़ी है, अंततः सभी को जीवन में कुछ न कुछ करना है। जो डिग्री ले पाएंगे उन्हें भी, जो नहीं ले पाएंगे या जो प्रतियोगिता में थोड़ा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऊंची सीढ़ी पर नहीं पहुंच पाएंगे, वह भी जीवन में अच्छे मनुष्य बनेंगे। मूल्यों को थाम कर रखें, मूल्यों के साथ आगे बढ़ें और अपने हौसले को बिखरने न दें। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि बहुत सारे लोगों को बोलना है, इसलिए मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। एक बार पुनः आपका आभार। सबको नमस्कार, धन्यवाद।